वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 5 की। ठीक है, सबसे पहले हम जो यूनिट की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार। कल मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट है, जिनमें से जो 5th यूनिट है उसके बारे में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आज हमारी पहली क्लास है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या हैं। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन दिख रहा होगा तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको सिलेबस के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि मुझे पता है आप में से कुछ लोगों के पास, कुछ क्या अधिकतर लोगों के पास अभी तक बुक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो प्रमोट होके आए हैं और घर में हैं उनके पास बुक्स कहाँ से होगी, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बताई। तो आज हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी यूनिट का नाम है एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार। क्या नाम है? अम्ल और क्षार। देखो, जब भी हम अम्ल और क्षार का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ों के नाम याद आने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले बात करते हैं हम अम्ल की। जब भी हम अम्ल की बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं, तो हमारे मन में आ जाता है कोई खट्टी चीज़। 8th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। जब भी हमसे कोई पूछता है अम्ल क्या होता है, अम्ल के बारे में बताओ, तो हम बोलते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। या फिर हम बताते हैं अम्ल या एसिड क्या चीज़ है। वो जो टॉयलेट क्लीनर होता है ना, वो भी एसिड ही होता है। जो खतरनाक होते हैं, जो स्किन को जला देते हैं, तो वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, वो एसिड होते हैं। इसके अलावा हमने क्या बात पढ़ी है? इसके अलावा हमने पढ़ा है जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये क्या होता है? अम्ल का गुण होता है, अम्ल की प्रॉपर्टीज है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस की बात करते ही हमारे मन में क्या आता है कि जो क्षार हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। इसके अलावा ये जो क्षार हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये उनकी प्रकृति होती है। ठीक है, हम इतना ही जानते थे अम्ल और क्षार के बारे में। लेकिन देखो, हम घर में किसी चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं हम घर में। जैसे नींबू है, संतरा है, या कुछ भी खाने पीने की चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। टेस्ट करके बता सकते हैं स्वाद के अनुसार। लेकिन अगर मैं आपको लैब में कुछ भी चीज़ दूं और मैं आपसे बोलूं कि इसको टेस्ट करो, कोई भी कंपाउंड मैंने आपको दे दिया और मैंने बोला इसको टेस्ट करके देखो, इसको चख कर देखो, तो क्या ये सही है? क्या कोई भी कंपाउंड आप टेस्ट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतने सारे कंपाउंड है और उनमें से कितने तो हमारे पास डेंजरस है, खतरनाक है, और इन कंपाउंड को अगर आपने टेस्ट किया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए एसिड और बेस के बारे में बताने के लिए सिर्फ ये सिद्धांत, ये थ्योरी काफी नहीं है। ठीक है, ये थ्योरी काफी नहीं है, इसके अलावा भी हमें थ्योरी और सिद्धांत काम में आएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा क्या काम में आती है थ्योरी और कौन से सिद्धांत काम में आते हैं, वो हमको इस यूनिट में पढ़ना है। हमको इस यूनिट में 4-5 थ्योरी, 4-5 सिद्धांत हमको पढ़ने हैं।
ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं। इनमें से कुछ जो सिद्धांत है वो आपने 11th-12th क्लासेज में भी पढ़े हुए हैं। 11th क्लास में आए थे, जो आपके पास इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था ना, उसमें आपने पढ़े थे, लेकिन पता नहीं, हो सकता है आपको याद हो या ना हो, लेकिन अब आपके काम में आएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हो गई अम्ल और क्षार की। अब इस यूनिट में जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है आरएनएस का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आरएनएस का सिद्धांत या आरएनएस थ्योरी। अब ये क्या होती है? ये सबसे पहले जो थ्योरी दी गई, सबसे पहले तो नहीं, लेकिन जो एक साइंटिफिक तरीके से थ्योरी दी गई वो ये है। ठीक है, जब भी हम अम्ल और क्षार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो थ्योरी का नाम आता है हमारे दिमाग में वो आएगा आरएनएस थ्योरी। ठीक है, हालांकि ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई बाद में, लेकिन इसको हम आज भी काम में लेते हैं। आरएनएस थ्योरी की बात हम आज भी करते हैं। क्यों करते हैं वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, अब देखो आरएनएस ने क्या कहा। आरएनएस ने सबसे पहले अम्ल के लिए कहा, दोनों की बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल के लिए क्या कहा आरएनएस ने? आरएनएस ने कहा कि यदि कोई आयन, हमारे पास यदि कोई आयन है और उसको हम पानी में डाल दें, उसको हम पानी में डाल दें या जल में डाल दें, और जल में डालने पर वो प्रोटॉन दे, जल में डालने पर वो प्रोटॉन दे, या फिर बोल सकते हैं H+ आयन दे, तो वो यौगिक अम्ल होगा, वो यौगिक एसिड होगा। एक बार फिर से बात करते हैं। आरएनएस ने कहा कि अगर ऐसा कोई पदार्थ है जिसको हम जल में डालें और जल में डालने पर हमको H+, ध्यान से सुनना, H+ यानी कि प्रोटॉन आयन मिले, तो ऐसा यौगिक अम्ल कहलाता है। यानी कि H+ आयन मुक्त होने चाहिए, किसमें? पानी में, तो वो अम्ल कहलाता है। जैसे HCl है हमारे पास, HCl को पानी में डालो तो H+ आयन मुक्त होंगे। H2SO4 है, उसको पानी में डालो तो H+ आयन मुक्त होंगे। और भी हमारे पास आयन है जिनको डालने पर मुक्त होते हैं। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हुई? एसिड की। किसकी? अम्ल की परिभाषा हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्षार की। क्षार की बात कर लें। क्षार यानी बेस। बेस के लिए भी उन्होंने एक सिंपल सा कंसेप्ट दिया। अब आप कहेंगे कौन सा कंसेप्ट? बेस के लिए उन्होंने कहा कि यदि किसी पदार्थ को हम पानी में डालें, देखो साथ साथ लिखा भी आ रहा होगा बगल में, यदि हम किसी पदार्थ को पानी में डालें और पानी में डालने पर वह पदार्थ OH- यानी कि हाइड्रोक्सी आयन, OH- आयन जल में मुक्त करे, तो ऐसा पदार्थ हमारे पास क्षार कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा काम है कि किसी पदार्थ को डालो, अगर वो पानी में डालने पर OH- आयन मुक्त कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या है? क्षार। H+ रिलीज करे तो अम्ल, और OH- आयन रिलीज करे तो क्षार या बेस। ये हमारे पास किसकी थ्योरी हो गई? आरएनएस भैया की थ्योरी हो गई, आरएनएस अंकल की थ्योरी हो गई। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अच्छा, क्षार के बारे में तो आपको पता होगा ना, क्षार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्षार जो भी है NaOH है, KOH है, NH4OH है। ठीक है, OH वाले आयन तो ज़्यादातर जो OH- आयन देते हैं वो तो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे की बात हम करते हैं।
अब देखो आर्हेनियस ने क्या किया, आर्हेनियस ने किया कि अम्ल और क्षार को भी डिवाइड कर दिया, उनका भी क्लासिफिकेशन कर दिया। अब आप कहेंगे कैसे? आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार को दो भागों में बांट दिया, अम्ल और क्षार को दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। आर्हेनियस ने अम्ल को दो भागों में बांटा। कौन कौन से भाग? फर्स्ट प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और सेकंड दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। दो भाग कौन कौन से हो गए बच्चों? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है, दो भाग हो गए हमारे पास। अब बात करते हैं हम प्रबल अम्ल की, स्ट्रॉन्ग एसिड की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? कोई पदार्थ है हमारे पास और उस पदार्थ को हमने डाला पानी में, और पानी में डालने पर, ध्यान से सुनना, पानी में डालने पर अगर हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मात्रा में H+ आयन मिल रहा है तो ऐसा पदार्थ प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। जल में घोलो और जल में घुलने पर ढेर सारे H+ आयन दे रहा है, यानी कि जल को बहुत ज्यादा एसिडिक कर दिया, अम्लीय कर दिया, तो वो हमारे पास क्या हो गया? प्रबल अम्ल हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है। जैसे HCl है, जैसे HCl है, HCl को पानी में डाला तो वो दो भागों में टूट जाएगा। कौन कौन से? एक तो H+ आयन और एक Cl-। कौन से बच्चों? H+ आयन और Cl- आयन। तो वो दो भागों में टूट जाएगा, दो भागों में उसका क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन हो जाएगा और या फिर वियोजन हो जाएगा, ठीक है। देखो जब किसी पदार्थ का वियोजन होता है या टूटता है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, स्थिरांक यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वियोजन स्थिरांक। क्या कहते हैं बच्चों? वियोजन स्थिरांक, ठीक है। इसकी बात हम आगे करेंगे डिटेल में, तो अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए, जब किसी पदार्थ को पानी में डाला जाता है तो उसका कितना वियोजन होता है, उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वियोजन स्थिरांक से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे HCl के वियोजन स्थिरांक के लिए हम क्या करते हैं? Ka1, A से यहाँ पे क्या है? एसिड, और 1 हम किसके लिए यूज ले रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। Ka1 = H+ Cl- और नीचे HCl अपॉन में HCl। आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिख दिया मैंने, तो सुनो, आपने साम्यावस्था पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? तो साम्यावस्था में आपने ये तो देखा ही होगा कई बार कि जब आप कोई रिएक्शन लिखते हो इक्विलिब्रियम में, तो जो प्रोडक्ट होता है वो ऊपर लिखते हैं। साम्यावस्था स्थिरांक निकालते हैं ना, तो उसमें प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं और जो रिएक्टेंट है वो नीचे लिखते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा था ना आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, 11th में पढ़ा था, उसके बाद हर क्लास में काम में आ रहा है। तो ये वही साम्यावस्था स्थिरांक से रिलेटेड है, इसको हम वियोजन स्थिरांक बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम बात करते हैं वीक एसिड की या दुर्बल अम्ल की। अब आप कहेंगे ये दुर्बल अम्ल क्या चीज है सर? देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या हुआ था? जो यौगिक ज्यादा H+ आयन दे रहा है, और वीक एसिड या दुर्बल अम्ल में जो यौगिक कम मात्रा में H+ आयन दे रहा है, यानी कि मुश्किल से H+ आयन दे रहा है, यानी कि उसका मन नहीं है देने का, H+ आयन देने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती H+ आयन देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और फिर भी कुछ मात्रा में H+ आयन दे रहा है या कम मात्रा में H+ आयन दे रहा है, तो ऐसा यौगिक, ऐसा पदार्थ हमारे पास दुर्बल अम्ल कहलाता है, वीक एसिड कहलाता है, ठीक है बच्चों।
जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसको पानी में डालो, डाल दिया। अब ये पानी में डालने पर H+ आयन तो दे रहा है, लेकिन जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में देना चाहिए ना, उतनी क्वांटिटी में नहीं दे रहा, बहुत कम क्वांटिटी में दे रहा है। इसलिए इसको हमने बोल दिया वीक एसिड। क्या बोल दिया? वीक एसिड। इसके लिए भी वियोजन स्थिरांक निकाल सकते हैं हम। वियोजन स्थिरांक कैसे निकालेंगे? Ka2 एसिड, A एसिड, और 2 हमने लगा दिया दुर्बल के लिए, क्योंकि 1 तो हमने प्रबल के लिए लगाया था, 2 दुर्बल के लिए लगा दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो ऊपर लिख दिया हमने, H+ और CH3CO-, और नीचे हमने एसिटिक एसिड लिख दिया CH3COH। साम्य अवस्था में आप ऐसे ही लिखते आ रहे हो ना, तो सेम चीज यहां पे भी हो रही है। ठीक है, तो अम्ल कब प्रबल होगा? जबकि A1 का मान ज्यादा होगा, जो हमने पहले पढ़ा था, तब हमारे पास अम्ल प्रबल होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अम्ल की बात। आगे चले, चलो जी। अब हम बात करते हैं क्षार की। इसी प्रकार क्षार को भी 2 भागों में बांटा गया है। बेस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग और वीक। जैसे वहां थे वैसे यहां है, जैसे वहां कर्ण अर्जुन थे, यहां राम लक्ष्मण है ना। तो इसी तरीके से यहां भी बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबल क्षार की। प्रबल क्षार, देखो आर्हेनियस का सिद्धांत है, जो OH- आयन देता है वो क्षार, लेकिन जिसने ज्यादा मात्रा में OH- आयन दे दिया, जिसने ज्यादा मात्रा में OH- आयन दे दिया, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास कहलाएगा प्रबल क्षार। ठीक है, उसी तरीके से हमारी रिएक्शन है K+OH-। ठीक है, तो KOH को हम डाल रहे हैं वाटर में, और ये किस में टूट रहा है? K+ और OH- आयन में। इसके साम्य अवस्था या वियोजन स्थिरांक को हम लिख सकते हैं Kb1। ठीक है, K+ ऊपर और OH- भी ऊपर, नीचे KOH। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया प्रबल क्षार। ठीक है, और एक हमारे पास आता है दुर्बल क्षार या वीक बेस। अब ये क्या चीज होती है? ये इसका उल्टा है। अगर कोई ऐसा क्षार है जिसको हम जल में घोल रहे हैं, और जल में घोलने के बाद वो जो OH- आयन दे रहा है वो बहुत कम क्वांटिटी में दे रहा है, बहुत कम मात्रा में OH- आयन दे रहा है, तो ऐसा यौगिक, ऐसा पदार्थ हमारे पास कहलाता है दुर्बल क्षार। एक रिएक्शन देख लेते हैं, NH4OH। NH4OH यहाँ पे ये किस में ब्रेक होगा? जल में डालने पर NH4+ और OH- आयंस में। ठीक है, और इसका वियोजन स्थिरांक Kb2। B हम बेस के लिए यूज में ले रहे हैं, बार बार बता दूं, एसिड के लिए A, बेस के लिए B। B2 और NH4+ OH- अपॉन NH4OH। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? दुर्बल क्षार हो गया या वीक बेस हो गया। ठीक है, तो हम अब आगे की बात करें। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो ये हमारे पास सिद्धांत इतना ही है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी कमियां की। देखो कोई भी सिद्धांत कितना ही परफेक्ट बना ले, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां तो निकल के आ ही जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ कमियां हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो हम नहीं चाहते किसी की गलतियां निकाली जाएं, किसी की कमियां निकाली जाएं, लेकिन फिर भी है तो हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन वो कमियां हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मुझे लगता है आप कहीं पक ना गए हो, इसलिए हम इसकी कमियां पढ़ेंगे
अगली क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जो भी मिलने वाले हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको ये चैनल शेयर कीजिए, क्योंकि अब ये जो मेरी क्लास है वो रेगुलरली इसी तरीके से होगी और आपको नई वीडियो अपडेट मिलती रहेगी और साथ में केमिस्ट्री से जुड़ी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।